ठीक है भाई। और हम लोग रिवीजन कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स का, और उसी का एक पार्ट है एंजाइम्स। और एंजाइम्स पढ़ाएं इससे पहले एक बात बताओ, तुमने कभी कैटलिस्ट का नाम सुना? क्या होते थे? जैसे तुमने सुना हो केमिस्ट्री में कि मान लो एक हमने जार में एक गैस ले ली है नाइट्रोजन, एक गैस ले ली है हाइड्रोजन। अगर हो सकता है ये दोनों मिलकर अमोनिया में बदलना शुरू हो गए हों, लेकिन अगर इसी में थोड़ी लोहे की छीलन डाल दी जाए तो बताते हैं ये अमोनिया का प्रोडक्शन तेज होने लगता है। तो वो केमिकल्स जिनकी मौजूदगी में रिएक्शन फास्ट हो जाती थी उन्हीं को कहते थे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते थे उन्हीं केमिकल्स को कहा जाता था कैटलिस्ट। और चूंकि जो कैटलिस्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, अर्थात ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को उनकी रेट को चेंज कर देते हैं। बस बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्या ये केवल बायोस के अंदर काम करते हैं क्या, कि लिविंग सेल के अंदर काम करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए बायो कैटलिस्ट नहीं कहते हैं। जैसे तुम ध्यान करो, जब हमने तुम्हें फंजाई में न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो ये कहा था कि फंगस तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शरीर से बाहर निकलते हैं एंजाइम, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ कहीं डाइजेशन करते हैं, फिर पचे पचाए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब जो एंजाइम होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, वो सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं। अरे इससे बड़ी बात तुम्हें क्या बताएं कि तुमने जब डाइजेशन सुना होगा तो तमाम पाचक एंजाइम निकलते हैं और वो प्रोटीन को हो सकता है पेप्सिन यहाँ पचा रहा हो, इनकी आउटसाइड द सेल पचा रहा हो। तो इस तरह से हाँ, तो इस आधार पर इनको बायोकैटलिस्ट नहीं कहते। हाँ, इस आधार पर तो ये कहते हैं कि सेल के बाहर काम करते हैं, एक्सो एंजाइम कह सकते हैं, सेल के अंदर काम करेंगे एंडो एंजाइम्स काम कहलाते हैं। जैसे तुम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलती है, तो वो सारी रिएक्शन सेल के अंदर होती है, वो एंडो एंजाइम्स कहलाएंगे ना। फिर इनको बायोकैटलिस्ट इसलिए कहते हैं कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ओनली एंड ओनली बाय लिविंग सेल, इसलिए सेल के द्वारा, बायोस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। और हम देखें जरा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कि केमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर बहुत ही गजब की चीज़ है। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होती हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्पेशली प्रोटीन होती हैं। और प्रोटीन में भी हमने लिख दिया कैसी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, गोल मटोल गेंद जैसी होती है ना। और ये शब्द बहुत अच्छा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे कि ये वो प्रोटीन होती हैं जिनके बनने में हो सकता है अकेली एक पॉलीपेप्टाइड चेन भाग ले, या फिर कई कई पॉलीपेप्टाइड चेन भाग ले सकती हैं। जैसे हम लोगों की हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, इसी तरह एक फोटोसिंथेसिस में एंजाइम इस्तेमाल होता है रिविस्को, हम तुम्हें बताएंगे कि उसके बनने में 24 पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लिया करती है। ठीक है, तो एक तो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती हैं, और साथ ही साथ हमने कहा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, गोल मटोल होती हैं। और जिस दिन तुम्हें ध्यान करो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताई थी, तो हमने कहा था कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो इस तरह से आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में उलझ फुलझ के गुल्ला से बन जाता था, जिसकी वजह से इस तरह तमाम जगह जगह पर ऐसे खांचे से बन जाते थे। अगर इसको सिंपल से डायग्राम बना के दिखाएं तो ऐसा लगता था ये है मान लो गोल मटोल प्रोटीन, और इसमें एक यहाँ कहीं खांचा बन जाए। तो ये जो खांचा होते थे, जो ये सर्विसेज होते थे, जो पॉकेट होते थे, वास्तव में यही किसी सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट होती है, या इनको एंजाइम की एक्टिव साइट कह सकते हो। हमने तुम्हें उस दिन बताया था कि किसी भी प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, वो बायोलॉजी पढ़ेगी या पढ़ाएगी, तो हमने कहा था वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड करता है कि दिलीप नाम की प्रोटीन है कि दीपाली नाम की प्रोटीन है। लेकिन कोई भी प्रोटीन कितनी तेज काम करेगी, अर्थात जैसे ये अगर एंजाइम नाम की प्रोटीन है तो एक बार में कितने सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट में बदल देगी, ये डिपेंड करता है कि इसमें बाइंडिंग साइट कितनी है ना। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इफिशिएंसी को डिसाइड करती है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है फंक्शन को डिसाइड करती है। इस तरह से हमने तुम्हें बताया था। हालांकि हम तुम्हें बताएं कि जो एंजाइम्स होते हैं हमने पढ़ाने के लिए 2 भागों में बांटे। नंबर 1 दे दिया नाम सिंपल एंजाइम, और नंबर 2 मामला जटिल है। जटिल है तो चाहे कॉम्प्लेक्स कह दो और चाहे कॉन्जुगेट एंजाइम कह दो। जरा बात को समझना। मान लो हमने तुमसे कहा कि हमारे पास ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई पॉलीसैकेराइड है, चलो डायग्राम थोड़ा सुंदर सा बना दे। ये कोई पॉलीसैकेराइड है और इसको हम जो है डाइजेस्ट करना चाहते हैं। बायोलॉजी
की कोई रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होती है। और मान लो ये है वो एंजाइम, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटीन है, ऑल एंजाइम का प्रोटीन, तो ये इसमें फिट बैठ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्रोडक्ट में बदल जाए। तो माना जाता है कि ऐसा कोई एंजाइम जिसमें केवल और केवल प्रोटीनेसियस पार्ट हो और वही रिएक्शन कैटलाइज करने में सक्षम हो, तो ऐसे एंजाइम को सिंपल एंजाइम कहा जाता है। तुमने एमाइलेज का नाम सुना हो, पेप्सिन का नाम सुना हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का नाम सुना हो, वो सब इसी प्रकार के होते हैं। तो ओनली प्रोटीन पार्ट ही एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कराने में सक्षम हो, तो ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एंजाइम। मान लो कहीं ऐसा है कि ये कोई चीज़ है, कोई मान लो ये सबस्ट्रेट है और हमने तुमसे बोला ऐसे बनाएंगे थोड़ा कठिन लगता है, ठीक है, सिंपल सही बना ले रहे, और मान लो इसको हम प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं, इसके लिए हमें चाहिए एंजाइम। अब एंजाइम में क्या हुआ, ये जो पार्ट हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं ये मान लो प्रोटीन वाला पार्ट है, लेकिन समस्या ये है कि अभी इसकी बाइंडिंग साइट नहीं बन पाई, नतीजा हमें इसके साथ कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी जोड़ना पड़ेगा, तब लगता है इसकी बाइंडिंग साइट कंप्लीट हो पाएगी। अब ये इस बाइंडिंग साइट में फिट बैठ जाएगा और नतीजा ये बदल जाएगा सब प्रोडक्ट में। तो इस तरह की मामला जटिल हो गया, दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ गई, तो इसलिए इसको कॉन्जुगेट एंजाइम कहते हैं। ये अलग बात है कि उस समय इसके प्रोटीन पार्ट को एपोजाइम कहते हैं और इस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को अभी हमने नाम दे दिया कोफैक्टर। क्या कह दिया, कोफैक्टर। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के कोफैक्टर को हटा दो तो वो रिएक्शन को कैटलाइज करने के लायक नहीं बचता है, क्योंकि बाइंडिंग साइट खत्म हो जाती है। तो दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, एपोजाइम प्लस कोफैक्टर, तो कभी कभी इसको होलोजाइम या होलो एंजाइम कहा जाता है ना, इस तरह से याद रखना। हाँ, ये जो कोफैक्टर है ये प्रोटीन नहीं है, कुछ और है। कोफैक्टर बाय नेचर क्या है, इसके आधार पर हम तुम्हें बोलें कि ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, और अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इस प्रोटीनेशियस पार्ट से 24 घंटा जुड़ा रहता है, तो पा माने परमानेंटली अटैच्ड और पा माने प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि जैसे पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है उससे हीम हमेशा जुड़ा रहता है। और तुम्हें हम बताएं, अगर ये जो कोफैक्टर है ये उससे तभी जुड़ता है जब रिएक्शन कैटलाइज करनी हो, वरना हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो फिर ट्रांजिएंटली अटैच्ड इस नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल को को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। और हम कहते हैं इसका नाम ही कितना सुंदर है, को माने साथ साथ एंजाइम माने एंजाइम। इसका नाम बताता है कि एंजाइम तुम्हारे बराबर हमारी औकात है। जैसे घर में पति पत्नी होते हैं, लगभग बराबर की औकात होती है, और हम तुम्हें बताएं बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, जरा सा अगर कोई कहासुनी हो जाए तलाक 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 हो जाता है। अर्थात बताते हैं ये जो को एंजाइम होते हैं, ये अलग बात है कि ज़्यादातर विटामिन बी के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे विटामिन B1 का नाम सुना हो, थियामीन कहते हैं, तो उसके कोएंजाइम का नाम होता है TPP, थियामीन पायरोफॉस्फेट। इसी तरह विटामिन B2 का नाम सुना हो जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, उसके कोएंजाइम का नाम होता है FMN या FAD। इसी तरह नियासिन का नाम सुना हो, विटामिन B3 को कहते हैं, उसका होता है NAD और NADP। तो इस तरह से जो कोएंजाइम होते हैं बताते बड़े हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर जरा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये अपने एपोएंजाइम से डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एंजाइम रिएक्शन के कैटलाइज करने के लायक नहीं रहते हैं। बात होता ना, इस तरह से कहानी होती है। हाँ, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ये ज़्यादातर किसी हैवी मेटल के आयन होते हैं ना। जब तुम्हें हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था, आरबीसी के अंदर के एंजाइम पढ़ाया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बताओ उसके लिए कौन सा बताया था, एक्टिवेटर का काम करता है, जिंक। इसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियास से निकलने वाला एक एंजाइम पढ़ाएंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके लिए भी जिंक का काम करता है ना। जैसे तुमने नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ोगे तो तुम वहां पर भी पढ़ोगे कि कोई, और जैसे क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे जहां जहां पर हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल होता था, मैग्नीशियम इस्तेमाल होता था ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि कोफैक्टर और कोएंजाइम दो। बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है कि ज़्यादा हीट थर्मोलेवाइल कौन होता है, तो हीट के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा कौन होता है, तो कोएंजाइम जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करते हैं। इस तरह से हमने तुम्हें एंजाइम दो प्रकार के बताए, सिंपल एंजाइम अर्थात ओनली प्रोटीनेशियस पार्ट रिएक्शन कैटलाइज करने के में सक्षम है, और कभी कभी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी जोड़ना पड़े तो मामले को हम कहते हैं। चलो हम तुम्हें एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दें। पहले तो हम तुम्हें जनरल कैरेक्टर पढ़ाएंगे या जनरल फीचर पढ़ाएंगे। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जनरल कैरेक्टर में हम अभी बात करेंगे उन बातों की
जो उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो सभी कैटलिस्ट दर्शाते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट केमिस्ट्री वाले हों और चाहे आज बायो कैटलिस्ट हम बायोलॉजी वाले पढ़ाते हों। जैसे तुमने अगर केमिस्ट्री में सुना था कि एंजाइम किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराते, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कराते हैं। डू नॉट इनिशिएट ना रिएक्शन, डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन, इनिशिएट रिएक्शन। तो हम तुम्हें बताएंगे, कुछ गलत लिख दिया, डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन। तो रिएक्शन को शुरू नहीं कराते हैं, केवल उसकी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। दूसरी बात हमने तुम्हें बताया था कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। दूसरी बात कहा था कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, अर्थात सेम एंजाइम की मौजूदगी में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों दिशाओं में होती है। मान लो हम तुम्हें बात करें CO2 प्लस H2O, तो तुम जानते हो ये दोनों डायरेक्शन में होता है H2CO3। अब यहाँ पर जो भी एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो बताते वो जिस स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराता है उसी स्पीड में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन कराता है, अर्थात इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। चौथा अगला पॉइंट ये सुना होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये जो है रिएक्शन के बावजूद भी नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात ये इस्तेमाल, तो इसलिए इनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। और चूंकि पोटेंट कंपाउंड होते हैं इसलिए माइन्यूट क्वांटिटी में ही एंजाइम यानी कि कैटलिस्ट सक्षम होते हैं रिएक्शन को कैटलाइज कराने में। तो ये जो अभी बात बताई हमने कि ये तो चाहे वो केमिस्ट्री वाले अर्थात इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हों और चाहे बायोलॉजी वाले अर्थात ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हों, दोनों पे लागू होती है। अब हम तुम्हें बताएंगे बात जो केवल बायो कैटलिस्ट अर्थात एंजाइम पे ही लागू होती है। जैसे केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे अमोनिया के बनते समय तुम्हें ध्यान हो आयरन कैटलिस्ट का काम करता था ना, मॉलिब्डेनम, तो उसका प्रमोटर होता था। तो हम तुम्हें बताएंगे वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते थे केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट। और जबकि जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी स्पेशली क्या होते हैं, स्पेशली हमने अभी तुम्हें बता चुके थे, हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं। बस हम तुम्हें बताएंगे जब पढ़ाएंगे जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे प्रोटीन सिंथेसिस वाले दिन कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसा होता है 23 स्वेडबर्ग यूनिट वाला जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो भी रिएक्शन को कैटलाइज कर लेता है। जब आरएनए मॉलिक्यूल स्वयं एंजाइम का काम करने लगे तो इस कहानी को, ऐसे एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं ना। तो राइबोजाइम अपवाद होता है, वरना सारे जो है एंजाइम ऐसे होते हैं अर्थात प्रोटीन होते हैं। दूसरी बात हमने तुम्हें बताई थी कि जो होते हैं वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। क्या मतलब है इसका, स्पेसिफिक होते हैं? जैसे हम तुम्हें बताएं कि माल्टोज को पचाना है तो माल्टोज और सुक्रोज काफ़ी नज़दीकी शुगर होती है, लेकिन माल्टोज को अगर माल्टेज डाइजेस्ट करेगा तो उसका नज़दीकी अर्थात सुक्रेज माल्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। माल्टोज को पचाना है तो माल्टेज ही चाहिए, सुक्रोज को पचाना है तो सुक्रेज ही चाहिए। तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तीसरी बात बताते हैं वेरी सेंसिटिव होते हैं, काय के लिए, टेम्परेचर प्रेशर, इन सब के लिए टेम्परेचर प्रेशर बड़े सेंसिटिव होते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे अभी कि जो पूरी बायोस होती है वो लगभग इस टेम्परेचर रेंज के प्रति जिंदा रहती है। 0 डिग्री से लेकर बताते हैं 40, कुछ किताबें 50 डिग्री भी मानते हैं, एनसीईआरटी 40 डिग्री मानती है। इस टेम्परेचर रेंज के बीच ही ज़्यादातर बायोस अर्थात लाइफ फॉर्म जीवित रहते हैं। ये अलग बात है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बताते हैं जैसे जैसे अगर कहीं टेम्परेचर डाउन करते चले जाएं, 0 से नीचे चले जाएं, तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाते, कार्य करना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि कोल्ड स्टोरेज में सब्जी या आलू सड़ते नहीं हैं, रेफ्रिजरेटर में खाना सड़ता नहीं है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, माइनस होता है। तो वहाँ स्वयं आलू के जो एंजाइम है वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं और आलू के ऊपर चिपका बैक्टीरिया उसके भी एंजाइम निष्क्रिय होते हैं। इसलिए कोल्ड स्टोरेज में खाना या भोजन या सब्जी सड़ती नहीं है रेफ्रिजरेटर में। इसी तरह हमने तुमसे कहा था, बताते हैं 40 डिग्री से अबव जाने पर क्या होता है, एंजाइम डीनेचर्ड होने लगते हैं। डीनेचर्ड होने लगते हैं, अरे भाई वो गुत्थम गुत्था ऊन का जाल था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है वो उधड़ जाए, डाइसल्फाइड लिंकेज टूट जाए। और अगर वो गुत्थम गुत्था 3D स्ट्रक्चर उधड़ गई तो तुम समझते हो तमाम सारी पॉकेट्स खत्म हो जाएंगी, नेचर चेंज हो जाएगा प्रोटीन का। तो इस तरह से डीनेचर्ड हो जाते हैं और इसलिए वो रिएक्शन को कैटलाइज करने लायक नहीं रहते हैं। यही वजह देखा होगा तुमने कि मम्मी कई बार गर्मियों में कहती है बेटा दूध को बार बार उबाल लो नहीं तो सड़ जाएगा।
तो यही होता है, एंजाइम बैक्टीरिया के डीनेचर्ड हो जाते हैं और बैक्टीरिया दूध को सड़ा नहीं पाते हैं, समझते ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई, लेकिन ये बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। यहाँ अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ बताते हैं हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकते हैं। और जब तुम्हें हम PCR पढ़ाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ाएंगे, थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, उसी से निकाला जाता है DNA पॉलीमरेज, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है ना। इसी तरह हम तो बात बताएं, कई बार हमने देखा है होटल रेस्टोरेंट में क्या होता है, जब मीट पकाते हैं और उसमें बताते हैं पैपेन नाम का एंजाइम डाल दिया जाता है, पपीता से निकाला जाता है और वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, तो इससे मीट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम पड़ जाता है। तो सोचो जब खाना पकाते होंगे तो भाप बनानी पड़ेगी, भाप 100 डिग्री के आसपास ही बन पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैपेन एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, तो वेरी सेंसिटिव होते हैं। और इसके बाद बताएं, बड़े इफेक्टिव होते हैं, मोर इफिशिएंट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तुलना में। हम तुम्हें बताएं मोर इफिशिएंट होते हैं मतलब उनकी कार्य करने की दक्षता बहुत होती है। कितनी दक्षता होती है, जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं। मान लो ये पानी है और इसमें तुमने CO2 नाम की गैस गुजारी, CO2 नाम की गैस गुजारी, तो क्या होगा, पानी में आते ही CO2 H2O के साथ रिएक्शन करना शुरू कर लेगी, बन जाएगा H2CO3। तो बताते हैं इस तरह से प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट बनते हैं कितने, 200 मॉलिक्यूल ही बन पाते हैं मात्र 1 घंटे में। H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल बन पाते हैं, 200 मॉलिक्यूल बन पाते हैं 1 घंटे में। ये रेट ऑफ रिएक्शन है इनकी, 200 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पर आवर के हिसाब से बन जाते हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन अगर इसमें ही थोड़ा सा हमने एंजाइम की बूंदें डाल दी, यानी कि मान लो डाल दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो बताते हैं कि 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगते हैं, वो भी 1 सेकंड में। कहाँ 1 घंटे में 200 बन पाते थे, 1 सेकंड में 6 लाख बनने लगे। तो इस तरह से बताते हैं जो एंजाइम होते हैं ये जो है बड़े एफिशिएंट होते हैं और ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियंस टाइम इंक्रीज कर देते हैं। बात होता है ना। इस तरह से हमने तुम्हें एंजाइम के कुछ जनरल और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताए। अब बात आई कि देखें वो कौन कौन से एंजाइम आखिरकार किसी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर कैसे देते हैं, है ना। तो तुमने सुना होगा कैसे कर देते हैं, बाई लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बाई लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ऐसे कैसे बताएं, हम अकेले हैं, वरना क्लास में बड़े मन से बताते थे। जैसे मान लो हम कहते थे हम जा रहे हैं, है ना, और सामने से कोई आ रहा बंदा या तुम समझो कौन आ रहा, और उनसे हमारी ऐसे टक्कर हो गई, ऐसे हल्के से टकरा गए, तो हो सकता है उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो हम समझ गए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, समझो ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता था वो मिनिमम 2 मॉलिक्यूल के बीच वो मिनिमम एनर्जी की टक्कर जो उनके बीच चोंच लड़ाने के लिए आवश्यक है, उनके बीच रिएक्शन करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को कहते थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो पहले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझ लो कि हमने कहा था हल्के से टकराए और मान लो दूसरे सामने वाले ने हमको कोई गाली गलौज नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे अभी ये एनर्जी पर्याप्त नहीं थी। फिर दोबारा हम लौट के आए और फिर थोड़ी तेज टकराए और तुरंत उधर से आवाज आई, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता है, तो हम समझ गए कि इस फलाने आदमी से रिएक्शन करने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी की टक्कर आवश्यक है ना। इसको कहते थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो 2 मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन कराने के लिए आवश्यक होती है। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, तो अब चाकू समझो, जैसे चाकू होता और उससे यह घाव कर देते, फिर हम किसी इंसान से हल्के से भी टकरा जाते, तुरंत गाली गलौज शुरू हो जाता है, अंधा क्या दिखाई नहीं दे रहा, चोट वैसी लगी थी, ऑलरेडी दिखा दी। तो इस तरह से ऐसा लगता है जो कैटलिस्ट होते हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बना देते हैं। चलो अच्छा हम तुम्हें डायग्राम से समझाएं। जैसे मान लो डायग्राम से समझाएं, हमने कहा कि मान लो ये है कोई लड़का और उसका नाम है H2O नाम का लड़का, और सोचो इसके पास मान लो 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है। इसे समझाने के लिए 2 लाख रुपया मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने कहा कि मान लो ये है कोई लड़की और ये कोई लड़की जिसका नाम है CO2, मान लो इनके पास भी 2 लाख रुपया है, ठीक है, 2 लाख रुपया है इनके पास, यहाँ पर 2 लाख लिख दे, चलो 2 लाख रुपया है दोनों पास। इनको आपस में रिएक्शन करनी है, परिवार बसाना है, तो और शादी करनी मतलब, और शादी करने के लिए मान लो रुपया चाहिए 8 लाख, तो ये नतीजा आपस में शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच रिएक्शन हो इसके लिए खर्चा है टोटल इतना, कितना रुपया चाहिए, मान लो 8 लाख रुपया चाहिए, जो इनके पास है नहीं, नतीजा ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम तुम्हें बताएंगे
कि 8 लाख रुपया, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये एक्स्ट्रा रुपए की आवश्यकता है, कितने रुपए की भाई, 2 लाख तो यहीं तक था और 8 लाख यहाँ, तो 6 लाख रुपए चाहिए, अर्थात इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 6 लाख रुपए। तब ये आपस में रिएक्शन कर पाएंगे, मतलब परिवार बसा पाएंगे और तब जाके बनाएंगे परिवार का नाम H2CO3, इनकी कमजोर एसिड नाम का परिवार बना लेंगे ये, ठीक है ना। इस तरह से हमने तुमसे बात बताई, लेकिन सोचो समझ में ना, और हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, लेकिन सोचो ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, हम कहेंगे मान लो लड़का है लड़की है शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास फालतू का 6 लाख रुपया था नहीं, तो हम तुम इन्हें बताएंगे कि ऐसा करो मेरे पास आओ, हम तुम्हें जुगाड़ बताएंगे, हम तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसा करेंगे, बारात हम लोग दिन में ले चलेंगे, रात में नहीं ले जा पाएंगे, तो ये जो लाइटिंग की व्यवस्था है इससे बच जाएंगे, और सुनो आतिशबाजी भी नहीं फोड़ेंगे, इससे भी खर्चा बच जाएगा। सुनो हम लोग 100 बारात ले चलेंगे, केवल मंदिर में तो तुम 2 लोग चलना और हम बस आरसी रात दे देंगे, तो इस तरह से कम बजट पे शादी हो जाएगी, अर्थात जो काम 8 लाख रुपए में हो रहा था वो हो सकता है अब इतने ही रुपए में हो गया हो, कितने 5 लाख रुपए में ही हो गया हो। तो इस तरह से हमारी मौजूदगी ने यहां से यहां तक बजट घटा दिया है, अर्थात लोअरिंग करा दिया है, नतीजा ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से हम तुम्हें एक बात बताई थी। अच्छा एक बात देखो, ये जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है ये हमने लो लेवल पर बनाया, ऐसे समझो ये 50,000 पे ही बना दिया, या चलो 1 लाख पे बना दिया, इसके पास 1 लाख रुपया बचा। इससे क्या पता चलता, देखो CO2 के पास था 2 लाख रुपया और लड़के के पास भी था 2 लाख रुपया, और हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि शादी होने के बाद जब इनका परिवार बस गया, H2CO3 बन गया, तो रुपया बचा मात्र 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल रुपया होना चाहिए था 4 लाख, बचा 1 लाख, तो इसका मतलब बाकी रुपया कहीं ना कहीं खर्च हो गया। अर्थात जब किसी ग्राफ द्वारा ऐसे डायग्राम बनाया जाए और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हाई एनर्जी लेवल पर रखे जाएं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लो एनर्जी लेवल पर रखे जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकल गई ना। रिएक्शन को कैसे कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हो ना, जैसे तुमने दीपावली पे देखा हो, पानी में कली चूना डालते हैं तो बड़ी तेज बुदबुदाहट निकलती है और ऐसा लगता है हाथ डाल दो तो फफोले पड़ जाएं, तो इस तरह की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पता तुम्हें, ये ऐसा लड़का लड़की थे, अर्थात इनकी शादी ना तो मर नहीं जाएंगे, अर्थात ये जो रिएक्टेंट होता है ये स्टेबल स्टेज को दर्शाता है ना, स्थिर अवस्था को दर्शाता है। ये प्रोडक्ट है ये भी स्टेबल स्टेज को दर्शाता है, लेकिन यहाँ भावरे पड़ रही, मंत्र जाप हो रहा है, असलात ऐसा लगता है ये इनका नाम बदल रहा है, तो इसलिए हमने कहा था ये जो बीच की स्टेज होती है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। हमेशा याद रखना, चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन हो और चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, जैसे ग्लाइकोलिसिस मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेबल स्टेज को दर्शाते हैं, बाकी सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अर्थात ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाती है, ठीक है ना। इस तरह से हमने तुम्हें कहानी बताई कि कैसे क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। अब थोड़ी सी बात ये बता दें कि आखिरकार एंजाइम किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते कैसे। हम तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए हम तुम्हें बताएं, हमारे ज़माने में हमें दो तरीके पढ़ाए जाते थे एंजाइम एक्शन के लिए। एक पढ़ाया जाता था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एक पढ़ाया जाता था लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये कहता था कि जैसा ताला में छेद होना चाहिए उसी के अनुरूप चाबी होनी चाहिए, तभी वो उसमें फिट बैठ पाएगी ना। लॉक एंड की मॉडल ही ज़्यादा मान्य है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता था कि भाई लड्डू छोटा है मुंह छोटा खोलेंगे, लड्डू बड़ा मुंह बड़ा खोलेंगे, अर्थात प्रेरित किया जा सकता है बाइंडिंग साइट को। बाइंडिंग साइट मतलब फ्लेक्सिबल होती है, वो सबस्ट्रेट को आसानी से फिट बैठा लेती है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल कहता था कि बाइंडिंग साइट एंजाइम की फिक्स होती है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल के अनुसार ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मान लो हम तुम्हें ये बताएं कि ये है कोई एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और इसका नाम है मान लो CO2, ठीक, ऐसे मान लिया। और मान लो ये है कोई मॉलिक्यूल और इसका नाम है मान लो H2O, क्या फ़र्क पड़ जाता है, इसको H2O मान लिया। अब सबसे पहले क्या होगा, ये सबस्ट्रेट हो गए और हमने इधर बना दिया कोई एंजाइम, ये बना दिया मान लो एंजाइम और ये बना दिया मान लो एंजाइम। इसमें ऐसे हमने बाइंडिंग साइट बना दी, ठीक है, बाइंडिंग साइट बना दी, बाइंडिंग साइट बना दी, तो बना दी
ठीक, ये हमने बना दी मान लो। तो सबसे पहले ये एंजाइम है, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से बाइंड करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा। तो हम बनाए दे रहे, ये थोड़ा सीधा बना दे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये एंजाइम था और इसकी ये बाइंडिंग साइट थी और इसकी ये बाइंडिंग साइट थी मान लो। तो हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल चिपका दिया और ऐसे ही चिपका दिया वाटर मॉलिक्यूल, थोड़ा गड़बड़ हो गया डिजाइन, और चलो वाटर मॉलिक्यूल चिपका दिया और इधर चिपका दिया हमने, मान लो इधर चिपका दिया, बाइंडिंग साइड थोड़ी बदल दें, ऐसे ही बना दें, और यहाँ पर चिपक गया कौन, CO2 मॉलिक्यूल, ऐसे फिट बैठ गया CO2 मॉलिक्यूल। ठीक, इस तरह CO2 मॉलिक्यूल फिट बैठ गया। इसको भी थोड़ा ठीक कर दें, ऐसे। ठीक है, तो सब ये ऐसा लगता है क्या बन गया, बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिल जाती हैं तो मामला जटिल हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल था इसमें कन्फर्मेशन चेंज होंगे, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होते हैं। तो हम तुम्हें बताएं इससे क्या होने लगता है कि ये जो बाइंडिंग साइट होती हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। तो इस डायग्राम में हम तुम्हें ऐसे डायग्राम से तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे छोड़ दिया। और फिर क्या होता है, जब ये एक बाइंडिंग साइट नज़दीक आती है तो इन दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, और ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन चल रहा होता है। तो उस और नतीजा ये बन जाएगा प्रोडक्ट, बन जाएगा प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर लगता है कुछ नए बॉन्ड पुराने टूटे, नए बॉन्ड बने, और जिसके बीच क्या होगा, ये अब ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ये ऐसा हो गया, दोनों चीज़ें दो जिस्म एकजान हो गई। अर्थात ऐसा लगता है अब ना ये H2O बचा है और ना CO2 बचा है, बल्कि ये कोई प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है H2CO3। यहाँ जो कुछ है ये, इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। किसने मना किया ना, अब वही होगा क्या कि एंजाइम फ्री हो जाएगा और ये प्रोडक्ट टपक पड़ेगा, H2CO3 नाम का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम एक्शन होता है। जो कुछ हमने पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल के अनुसार पढ़ाया है। हम तुम्हें एक बात बताएं कि देखें एंजाइम एक्शन पर कौन कौन सी चीज़ें हैं फ़र्क डालती हैं। अभी तो तुमसे कहा था कि एंजाइम बड़े सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के प्रति, बड़े सेंसिटिव होते हैं pH के प्रति, एंजाइम बड़े सेंसिटिव होते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रति। तो सबसे पहले हम तुम्हें चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है, और टेम्परेचर के लिए एक बात बताएं कि जैसे कहा ही जाता है, तुम्हें हम वहाँ पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए, वहाँ एक शब्द पढ़ाएंगे Q10 टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और वहाँ Q10 का मतलब होता है कि प्रति 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेशली डार्क रिएक्शन के लिए पढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाती है। इसको सिंपली थंब रूल कहते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे जैसे ग्राफ से अगर दर्शाएं और किसी ह्यूमन बॉडी के एंजाइम के लिए समझाएं तो ऐसा लगता है एक तरफ हम बढ़ाते जा रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, एक तरफ टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उस एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन देखते चले जा रहे हैं। मान लो हमने टेम्परेचर कर दिया बॉडी का 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है कुछ परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया हो। फिर मान लो हमने 10 डिग्री बढ़ाया 17 कर दिया, तो हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर हमने मान लो कर दिया, इतना कर दिया 27 डिग्री सेट के रेट ऑफ रिएक्शन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी तुलना में ये गैप बहुत ज़्यादा है। मान लो 37 कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी तुलना में ये गैप बहुत ज़्यादा। फिर हमने मान लो 47 कर दिया। तो हम तुम्हें क्या दिखाएंगे, सारे पॉइंट चलो मिलाते हुए चलते हैं। तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि शुरू में एक रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन घटना शुरू हो जाती है। तो ऐसे शुरू में तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे और बढ़ाई तो पता चला अब ये इधर नीचे वापस हम नहीं आएंगे, तो ऐसे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे घटना शुरू हो जाएगी ना। हाँ, तो तुम यहाँ 3 शब्द सुने हो, 3 शब्द सुने होंगे। एक शब्द होता है मिनिमम, एक शब्द होता है ऑप्टिमम और एक शब्द होता है मैक्सिमम। देखो वो टेम्परेचर जिस पर कोई रिएक्शन जस्ट शुरुआत हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, उस टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन अपनी चरम सीमा पर होती है, बी मैक्स पर होती है, तो इसको कह देते हैं
ऑप्टिमम। और जिस टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात रिएक्शन ही बंद हो जाए, बियॉन्ड जिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी के एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दर्शाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसा ये हमने टेम्परेचर के लिए डायग्राम बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम होता है पीएच के लिए भी। जैसे मान लो पीएच, अब तुम जानते हो पीएच तो अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। जैसे सलाइवा की पीएच कितनी होती है 6.8, और उसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो 6.8 पीएच पर ऑप्टिमम एक्टिविटी दर्शाएगा। जैसे स्टमक के जो एंजाइम होते थे पेप्सिन, रेनिन, इसका मतलब वो है वो 1.8 पीएच पर बेस्ट एक्टिविटी दर्शाएंगे। तो यही बात है पीएच के लिए भी कि जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाया करेंगे तो वैसे वैसे किसी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक ऑप्टिमम पीएच पर पहुंचने के बाद अगर हम टाइलिन के लिए बात करें तो 6.8 पीएच पहुंचने पर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में रिएक्शन करेगा ना। इसके बाद पीएच और बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटती चली जाएगी। इसलिए तुमसे कहा जाता है कि जब खाना खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा नींबू नहीं निचोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा नींबू निचोड़ने से, नींबू माने सिट्रिक एसिड, तो कल कैविटी की पीएच जो है एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। नतीजा टाइलिन चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पास होते ना। ये बात हो गई टेम्परेचर और पीएच की। अब बात आई एंजाइम कंसंट्रेशन। बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही आसान है। जैसे तुम समझो कि मान लो हम दुर्गा मैया हैं और हमारे 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। तुम एक थाली में एक आलू लेके आए, मैया छील के दिखाओ। तो हमने अपना एक हाथ निकाला, चाकू पकड़ा, आलू 1 घंटे में छील दिया। तुमको मैया आपकी काम करने की रेट कितनी है? एक आलू प्रति घंटा के हिसाब से छील देती हो। फिर मान लो तुमने आलू थाली में 2 रख दिए, यानी कि ऐसा लगता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डबल कर दिया। हम अपने दोनों हाथ निकालेंगे, दोनों में चाकू पकड़ेंगे, दोनों से आलू छील देंगे। अब की बार 1 घंटे में हम 2 आलू छील देंगे। तुम कहोगे मैया आपकी काम करने की रेट जो है डबल हो गई, अब 1 घंटे में 2 आलू छीलने लगी आप। फिर तुमने मान लो आलू 4 रख दिए थाली में, तो हम अपने 4 हाथ निकालेंगे, 1 घंटे में 4 आलू छील लेंगे, 1 घंटे में 8 आलू छील लेंगे। मान लो तुमने 9 आलू रख दिए थाली में, यानी कि मेरे जितनी बाइंडिंग साइट है, मेरे हाथ हैं, उससे ज़्यादा आलू रख दिए। तो क्या होगा? तो हम अपने 8 हाथ निकालेंगे, चाकू पकड़ेंगे, आलू छीलेंगे, लेकिन 1 घंटे में 8 आलू ही छील पाएंगे। वो 9 आलू छीलने के लिए हमें 1 घंटा और चाहिए। तो तुम क्या समझे कि जैसे जैसे थाली में आलूओं की संख्या बढ़ाते चले गए, मतलब जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक समय के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। कब? जब एंजाइम के सारे बाइंडिंग साइट एंगेज हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। समझ पाए ना? इसको अगर ग्राफ से दर्शाएं तो ऐसा लगता है कि एक तरफ हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया और हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना। तो इस तरह का ग्राफ आता है सबस्ट्रेट के साथ किसी एंजाइम के रिलेशन का। ठीक है ना? कहानी खत्म हो गई कि एंजाइम एक्शन पर किस किस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हम तुम्हें पढ़ाएं बाकी 2 हेडिंग। ठीक है, अब हम तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन की। देखें एंजाइम के कार्य को रोका कैसे जाता है। ठीक है, चलो देखो तो एक बार मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। तो सिंपल सी तरीके हैं। नंबर 1 डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कैसे? कि मान लो तुम जानते थे कि किसी बाल्टी में एक एंजाइम है और जिसका नेचर कैसा था? 3D लाइक था। और अगर तुम इसमें CO2 पानी में घोल रहे थे, मान लो इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा? हो सकता है ये 3D स्ट्रक्चर उसमें बदल जाए। जो ऊन के गुल्ला जैसी स्ट्रक्चर थी वो उधड़ के बदल जाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी सेकेंडरी बदल जाए। तो नेचर चेंज हो जाएगा। और जब ये नेचर चेंज हो जाएगा तो सारी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी, मतलब बाइंडिंग साइट खत्म हो जाएंगी। तो ये एंजाइम काम करने के लायक नहीं रहेगा। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सुना? जैसे तुम्हें हम डार्क रिएक्शन जब पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस की, तो दिखाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर
एक स्ट्रोमा में एंजाइम घुला हुआ होता है और जो जिसका नाम होता है रिविस्को, और रिविस्को क्या करता था, रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट नाम की शुगर से चिपकता था। चलो डायग्राम से दर्शाएं तो हमने तुमसे कहा कि रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट शुगर को हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये मान लो बना दिया, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया लाल रंग से। चलो कार्बन डाइऑक्साइड ये है मान लो CO2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता था, उसको भी डायग्राम से बना दे तो ऐसा लगता उसमें 2 बाइंडिंग साइट होती थी। एक में चिपकेगी कौन, एक में चिपकेगी रिबुस्को नाम की रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट नाम की शुगर, और एक में चिपकेगी कार्बन डाइऑक्साइड। नतीजा यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन जाते थे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते थे। आगे चल के पूरी क्रेब्स साइकिल चला करती थी, क्रेब्स साइकिल। अब हम तुम्हें बताएंगे केल्विन साइकिल। अब हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो जैसे जैसे यहाँ लाइट रिएक्शन होती थी C3 प्लांट में, वैसे वैसे यहाँ ग्रेना के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था, वैसे वैसे मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लगता है सकल सूरत में एक समान है। चलो इसको मान लो ऑक्सीजन। तो फिर अब एक कुर्सी है और 2 लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो इस कुर्सी पर बैठेगा। तो हम तुम्हें बताएंगे मान लो यहाँ ऑक्सीजन आके बैठ जाए तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं बन पाते थे, क्योंकि तब इसके पास 5 कार्बन होते थे। पहले एक कार्बन CO2 के रूप में आ जाता था तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते थे। अब क्या होने लगता था, एक मॉलिक्यूल तो बनता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और दूसरा मॉलिक्यूल बनने लगता था 2 कार्बन कंपाउंड का, जिसका नाम होता था 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस तरह से बताते हैं डार्क रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी घट जाती थी। तो यहाँ रिबुस्को के लिए मेन सबस्ट्रेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो है ऑक्सीजन उसके लिए कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती थी। याद आया? इस तरह से भी एंजाइम के एक्शन को रोका जा सकता है। बैक्टीरिया में भी ऐसे देखने को मिलता है, जो सल्फा ड्रग्स होती हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देती है। दूसरा एक तरीका और भी होता है जिसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। बस इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है और जो सबस्ट्रेट होता है, दोनों की बाइंडिंग साइट एक नहीं होती, अलग अलग होती है। अब मान लो कोई एंजाइम है, ऐसे ही बता दे, ये किस वहाँ ये बाइंडिंग साइट है मान लो सबस्ट्रेट की, इसमें अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए तो रिएक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टर के लिए कहीं दूसरी जगह होती है। मान लो ये इन्वर्टर की जगह है, यहाँ कोई इन्वर्टर जब बाइंड हो जाता है तो डिस्टॉर्जन हो जाता है, जिससे ये बाइंडिंग साइट खराब हो जाती है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है। तो इस तरह के इनहिबिशन को कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें सेम बाइंडिंग साइट के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कॉम्पिटिशन नहीं होता है। चौथी एक कहानी है फीडबैक इनहिबिशन। ये तो हर जगह देखा होगा, जब कभी किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही रिएक्शन को इनहिबिट करने लगता है तो इस कहानी को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। जैसे हमको भूख लगी, पेट खाली हो, तो एम्प्टीनेस ऑफ स्टमक को हंगर कहते हैं, और जब वो एम्प्टी होता तो वो डिमांड करता है लाओ भोजन लाओ भोजन, और जैसे जैसे ये खाना अंदर जाता है वो फूलता चला जाता है। एक दिन स्टमक ही ब्रेन को संदेश भेज देता है कि मालिक अब खाना मत खिलवाओ वरना पेट फट जाएगा। तो जिस भोजन की पहले डिमांड थी आज वही भूख को इनहिबिट करने लगा। इस तरह की कहानी को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। बस एक छोटी सी शब्द है कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम तुम्हें बताएं तमाम सारे तरीके अपनाए गए थे नॉमेनक्लेचर करने, एंजाइम का नाम संस्करण करने के लिए। सबसे पुराना तरीका तो यही है कि जैसा सबस्ट्रेट हो उसके नाम में एज लगा दो। जैसे माल्टोज को बचाना है माल्टेज, सुक्रोज को बचाना है सुक्रेज, यूरिक एसिड को तोड़ना है यूरिक एज। तो सबसे पहला तरीका तो यही था कि एज लगा दिया। डीएनए को बचाना है डीएनएज, आरएनएज, ऐसे तमाम नाम होते थे। फिर एक तरीका ये भी अपनाया गया था कि आखिरकार ये एंजाइम निकाला कहाँ से गया, सोर्स के आधार पर नॉमेनक्लेचर करने लगे। जैसे पपीता से निकाला गया तो एंजाइम का नाम रख दिया पेपेन, अगर पाइनएप्पल से निकाला गया तो उसका नाम रख दिया ब्रोमालिन, अगर फाइकस से निकाला गया तो फिसिन। ये भी नॉमेनक्लेचर का एक तरीका अपनाया गया था। फिर उनका एक्शन के आधार पर भी नॉमेनक्लेचर किया जाता था कि जैसे काम क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन का लिसिस करते हैं, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऐसे भी कहने लगे थे ना। लेकिन बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया, एंजाइम का पहले क्लासिफिकेशन किया फिर नॉमेनक्लेचर किया। क्लासिफिकेशन करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 6 क्लासेस में बांटा था, और प्रत्येक क्लास में तमाम सारे सब क्लासेस भी होते थे, 4 से लेकर 13 तक। तब जब नॉमेनक्लेचर किया गया था तो उसमें 4 डिजिट का एक नेम होता था ना, वो नॉमेनक्लेचर सिलेबस में इसलिए बताएंगे नहीं, बस हम 6 क्लास वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जरूर बात करेंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज कौन सा है, एक पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेज
उन एंजाइम्स को कहते हैं जो ऐसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जहां किसी एक सबस्ट्रेट का हो ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। हम तो एक नकली एग्जाम्पल बना के दिखाएं। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे तो ऐसा लगता था 6CO2 पढ़ते थे प्लस 12H2O पढ़ते थे, तब जाके कहीं ऐसा होता था C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब तुम्हें ध्यान हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होती थी +4, यहाँ पर होती थी 0, तो ऐसा लगता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन की यहाँ -2 होती थी और गैस में 0 होती थी। -2 से 0 तक अर्थात बढ़ रही ऑक्सीडेशन नंबर, लगता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ करता था। तो अलग बात है कि फोटोसिंथेसिस तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। हमने एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। इस तरह की कोई रिएक्शन हो जहाँ किसी एक चीज़ का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो, तो जो एंजाइम कराएंगे इस रिएक्शन को उनको कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या कहेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज कहेंगे। दूसरे प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनका नाम तुमने सुना था ट्रांसफ्रेजेज। क्या नाम था सुना? ट्रांसफ्रेजेज। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझा दें। ट्रांसफ्रेजेज किन एंजाइम को कहते हैं? अरे ट्रांसफर माने होता है तबादला करना, तो ट्रांसफ्रेज उन्हीं कहते होंगे। जैसे तुमने अगर मान लो सुनी हो ग्लाइकोलिसिस और उसमें पायरुविक एसिड बनता था। पायरुविक एसिड का फार्मूला किसको पता है? CH3COCOOH होता था और इसकी रिएक्शन हम कराते थे एस्टिल कोएंजाइम ए से। कोएंजाइम ए जिसका फार्मूला होता था COASEH, इसमें ये थायाल ग्रुप होता था। लेकिन तुम्हें ध्यान हो, अलग बात है कि CO2 तो उस समय बाहर निकल जाती थी, CO2 बाहर निकल जाती थी, और ये जो कुछ है इसको क्या कहते हैं? एस्टिल ग्रुप। ये कोएंजाइम ए से जुड़ जाता था तो बन जाता था CH3COESCOA बन जाता था। तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कि एक ग्रुप जो है दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया? इस तरह की रिएक्शन को कोई करा दे तो उसको कहेंगे ट्रांसफरेजेज। क्या कहेंगे? ट्रांसफरेजेज कहलाएंगे। तीसरी कैटेगरी होती है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज कहते हैं उन एंजाइम्स को जो पानी की मदद से किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे मान लो जितने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। ध्यान करो, मान लो ये चीनी थी या माल्टोज था, दो मॉलिक्यूल थे, इसको ऐसे लिख दें C6H2O का होल 11 लिख दें, मान लो H2O का होल 11 लिख दें। अब हम इसको तोड़ते थे तो पानी की आवश्यकता होती थी, तब जाके C6H12O6 प्लस C6H12O6 तब 2 मॉलिक्यूल बन पाते थे। तो जब पानी की मदद से तोड़े जाएं तो ऐसे एंजाइम, इन रिएक्शन को कराने वाले एंजाइम हाइड्रोलेजेज कहलाएंगे। अगली कैटेगरी थी लाइएजेज, जो बिना पानी के किसी चीज़ को तोड़ दें तो उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको लाइएजेज कहते थे, लाइएजेज कहते थे ना। तो इसको चक्र में ना पढ़ो। इसके बाद हमने तो बताया अगली कैटेगरी का नाम होता था आइसोमरेजेज। आइसोमर तुम समझते ही होगे। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में मान लो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनना, अब उसको तुम फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदलना चाहते हो, तो एक आइसोमर को दूसरे बदलना चाहते हो, तो जो एंजाइम, या हम जब आंख में तुम्हें पढ़ाएंगे विजुअल साइकिल तो दिखाएंगे कि कैसे ट्रांस रेटिनॉल सिस रेटिनॉल में बदलता है। तुम जानते हो ट्रांस और सिस आइसोमर होते हैं ना। इसी तरह एक अगली कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं लाइगेजेज। और लाइगेशन माने होता है गांठ बांधना। जब तुम्हें डीएनए डुप्लीकेशन पढ़ाएंगे, डीएनए से डीएनए का बनना, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि एक नया जो डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो तो कंटिन्यूअसली बनता चला जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। उन टुकड़ों को कहते थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। फिर वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपस में चिपकाने पड़ते थे, तो वहाँ पर एंजाइम चाहिए था, यही वाला कौन सा? डीएनए लाइगेज। बात होता ना। तो पूरा एंजाइम खत्म हो गया और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन।